अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सरप्राइज सेकंड लास्ट एपिसोड तेरा खुमार नॉवल की आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। तो इसी खुशी में नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए सरप्राइज एपिसोड की तरफ चलते हैं। सुबह जरगाम की आंख खुली तो वो बिस्तर पर कहीं नहीं थी। बिस्तर पर एक भी सलवट मौजूद नहीं थी, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि वो उसके पास आकर बैठी तक न थी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई थी। हर झपकी के बाद वो उसे नज़र मारकर कमरे में तलाश करता, लेकिन वो नहीं आई थी। आंखों को मसलते वो वक्त देखने लगा जो सुबह के 8 बजा रही थी। मुर्दा कदमों से उठते वो वॉशरूम में बंद हुआ था। खुद को आईने में देखते उसे वो दिन याद आया था जब इसरा उसे ऐसे तैयार होते वक्त घंटों बैठकर देखा करती थी, लेकिन आज वो नहीं थी। नज़रें खुद पर जमाते जरगाम ने खुद से अहद किया था वो उसे वापस अपनी तरफ माइल करके ही रहेगा, उसके एहसासात को ज़रूर जगाएगा। वो मोहब्बत जो इन ज़ख्मों के पीछे कहीं छुप गई है, वो इन ज़ख्मों को भरते उसकी मोहब्बत को ढूंढ निकालेगा और बदले में उसे इतना प्यार देगा कि उसकी इसरा से संभाला भी नहीं जाएगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम थी। उसके रब ने उसे एक मौका दिया था और वो इस मौके को हाथ से कैसे जाने देता। वो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा और अपनी खुशियाँ उसके संग वापस अपनी ज़िंदगी में लाएगा। यही सोचते जरगाम ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ खुद को आईने में देखा था। वो उसे खुद से दूर रख ही नहीं सकता और ना वो ऐसा होने देगा। पलटकर नीचे आते उसने डाइनिंग टेबल पर देखा, जहां उसके अलावा बाकी तीनों अफराद मौजूद थे, जबकि इसरा यूं ही बैठी थी। बेटा इसरा, आपने अभी तक नाश्ता क्यों शुरू नहीं किया? इस्माइल साहब ने उसे टोका तो वो होश में आई, क्योंकि अभी तक उसका शौहर नहीं आया था। जरगाम ने पीछे से आते उसके सर पर अपने होंठ टिकाए और अपनी कुर्सी पर उसके बराबर आ बैठा। सबके सामने उसकी बेशर्मी पर इस्माइल साहब ने उसे घूरा था और इसरा का चेहरा इस्माइल साहब और अस्मारा बेगम के सामने लाल कंधारी हो गया था। और अब मैं आ गया हूँ तो अब मैं और मेरी बेगम नाश्ता शुरू करेंगे। जरगाम ने उबले हुए अंडे का एक पीस मुंह में डालते इस्माइल साहब को देखा, जो उसी को अभी तक उसकी बेशर्मी पर उसे घूर रहे थे। जरगाम ने उन्हें आंख मारते साइड स्माइल दी थी, जिस पर वो हड़बड़ा गए थे। नाश्ता करते फ़ोन बजा था जब अस्मारा बेगम कुर्सी से उठते फ़ोन उठाने गई थीं। क्या सच में? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा रहमा बेटी को। अस्मारा बेगम खुशी से बोलीं तो इसरा भी पलटकर उन्हें देखने लगी। जी जी, मैं और इसरा आज चक्कर लगाएंगे। अस्मारा बेगम ने अलविदाई कलमात अदा करते फ़ोन रखा तो इसरा सवालिया निगाहों से उन्हें तकने लगी। अस्मारा बेगम पास आती मुस्कुराती उसे गले से लगा गईं। आप फूफो बनने वाली हैं, राहिमा ने खुशखबरी सुनाई है। अस्मारा बेगम ने खुशी से बताया तो इसरा के उदास चेहरे पर दुनिया जहां की खुशियां सिमट आईं। क्या फूफो जानी, आप सच कह रही हैं? इसरा खुशी से तेज़ आवाज़ में बोली थी कि जरगाम ने पलटकर उसे देखा, जिसके चेहरे पर इतने दिनों बाद मुस्कुराहट आई थी। फूफो जानी, हम भी फूफो बनने वाले हैं। या अल्लाह, हम बहुत 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 खुश हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा हम फूफो बनने वाले हैं। इसरा अपने सारे दुख भूलती इस खुशी में चूर होती। इसरा बेगम के शिद्दत से गले लगी थी कि वो खिलखिलाकर हंस दी, जबकि इसे खुश देख इस्माइल साहब भी मुस्कुरा दिए। मेरी जान, ऐसे ही खुश रहें। हम दोनों आज रहमा से मिलने चलेंगे, ठीक है? अस्मारा बेगम ने उसे कहा तो वो फ़ौरन अस्बात में सर हिला गई। जरगाम तो जान निसार नज़रों से उसे देख रहा था, जिसके पैर ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। जब इसरा की नज़र उस पर पड़ी जो उसी को तक रहा था, बेरुखी से नज़रें फेर दी वो ऊपर कमरे में चली गई थी। जब जरगाम संजीदा तासरात लिए पलटता अपनी मोरे को देखने लगा, जो उससे बात भी नहीं कर रही थी। अस्मारा बेगम भी पलटती अपने रूम में गई थी जब जरगाम भी उनके पीछे गया। मोरे, जरगाम की आवाज़ पर अस्मारा बेगम पलटी, लेकिन फिर संजीदा तासरात लिए अपने काम में लग गईं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें। जरगाम की रहम भरी पुकार पर वो पलटकर उसे देखने लगी, जो आसमानी रंग का कमीज़ शलवार पहने था। माथे पर बैंडेज लगी थी, जबकि हाथ पर भी सफ़ेद पट्टी बंधी थी। वो उसे चूमकर गले से लगाना चाहती थी, लेकिन अपनी ममता को खामोश कराए वो वापस पलटी काम में मगन हो गईं।
जरगाम ने पीछे से आते इन्हें सख्त घेरे में लिया था, जिस पर वो गहरी सांस भरती संजीदा चेहरा लिए आंखें बंद कर गईं। बहुत गलत किया है आपने जरगाम, हमारी तरबियत को शर्मिंदा कर दिया। हम कभी सर नहीं उठा पाएंगे अपने घर वालों के सामने। उनकी संजीदा आवाज़ सुनते जरगाम ने इन्हें छोड़ते बिस्तर पर बिठाया और खुद ज़मीन पर बैठते उनकी गोद में सर रख गया। मोरे, गुनाह हो गया मुझसे संगीन गुनाह। ये गुनाह मैं अपनी ज़िंदगी से कभी मिटा नहीं सकूंगा। ये बोझ मुझ पर सारी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन सिर्फ इस उम्मीद पर आप सबके सामने खड़ा हूँ कि एक बार अपने बेटे पर भरोसा कर लें। मैं सब बदल नहीं सकता, लेकिन आप सबके और ख़ास तौर पर इसरा के जहन से इस रात को मिटा दूंगा। मेरा यकीन कर लें एक बार। वो असमारा बेगम का हाथ चूमते उस पर सर टिका गया कि वो अपने आंसू साफ करती, उसका चेहरा उठाते, एक हाथ गाल पर रखती, उसका माथा चूम गई। बेटा, हम आपको एक मौका दे देंगे क्योंकि हम माँ हैं, लेकिन दुआ करें कि इसरा भी आपको एक मौका दे दें। असमारा बेगम की बात पर जरगाम संजीदा चेहरा लिए सर अस्बात में हिलाता उनका हाथ फिर से चूम गया। आप माँ हैं ना, दुआ करिएगा मेरे लिए कि अल्लाह उसका दिल मेरे लिए नरम कर दे। असमारा बेगम भी नम आंखों से मुस्कुराती अस्बात में सर हिला गईं। उसका हाथ थामती वो उस पर लगी पट्टी देखने लगीं। ज़्यादा गहरा ज़ख्म तो नहीं है ना? उनके पूछने पर जरगाम ने नज़रें घुमाते कबीर का दिल ही दिल में सलवातों से नवाजा था। बहुत गहरा ज़ख्म है, थोड़ा और गहरा होता तो हाथ निकलकर दूसरे हाथ में आ जाता, और ये सब आपके उस प्यारे कबीर ने किया है। उसकी बात पर असमारा बेगम ने परेशानी से उसे देखा था। क्या वाकई बहुत गहरा ज़ख्म है? असमारा बेगम की फ़िक्र पर जरगाम मुस्कुराया। नहीं मोरे, ये आपकी बहू ने कुछ ज़्यादा ही गहरा समझकर पट्टी कर दी है, इतना नहीं है। उसकी शरारत समझकर असमारा बेगम ने मुस्कुराते अस्बात में सर हिलाया और फिर उसके माथे की चोट पर उंगली फेरी। हमारे लिए सबसे प्यारा हमारा अपना बेटा है, उसके बाद कोई और। वो जरगाम की आंखों में देखकर बोली तो जरगाम कितने ही लम्हे उन्हें देखे गया। मैं जानता हूँ मोरे। वो आंखों को झिपकाते उठ खड़ा हुआ और फिर उनके माथे का बोसा लेते वो पलट गया। आज रात खान हवेली आप लोग मेरे साथ ही जाएंगी, ठीक है? ठीक है, असमारा बेगम मुस्कुराते हुए बोली तो वो भी कमरे से बाहर चला गया। शाम के साए ढल चुके थे। ठीक है, आज रात ही ये काम होना है और इंतज़ार नहीं करूँगा मैं। जरगाम ने फ़ोन पर बात करते सामने वाले को जवाब दिया था। लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी कि सामने वाला खुद उसकी तरह सख्त ना होता तो उसके लहजा सुनते कपकपा जाता। फिर फ़ोन जेब में डालते उसने नॉब घुमाकर अपने रूम का दरवाज़ा खोला। जब उसी लम्हे इसरा भी वॉशरूम से निकली, जरगाम ने दरवाज़ा बंद किया और नज़र उस पर पड़ी तो स्टिल खड़ा रह गया। नाजुक से काम वाला ब्लैक कलर की लॉन्ग शर्ट पहने, जिसकी नेक पर ब्लैक ही काम हुआ था, ब्लैक ही ट्राउज़र पहने वो गीले बालों को सुखा रही थी। शायद खान हवेली जाने के लिए तैयार हुआ जा रहा था। जरगाम कदम कदम चलता बिस्तर तक आया और वहीं बैठ गया। नज़रें एक पल को उससे जुदा न की। इसरा ने उसे एक नज़र आईने से देखा और फिर इग्नोर करते संजीदा चेहरा लिए अपनी तैयारी में लगी। बाल ड्रायर से ड्राई करके वो कमर पर फैला गई थी। इस दौरान जरगाम की नज़रें लम्हे के लिए भी उस पर से न हटी थीं। वो फुर्सत से करवट के बल लेटते सर के नीचे हाथ टिकाते उसे तक रहा था, जैसे इससे ज़रूरी काम कोई और हो ही ना। इसरा खानज़ादा का पसंदीदा मशगला आज जरगाम खानज़ादा बखूबी निभा रहा था। उसकी बोलती नज़रों को महसूस करते इसरा घबरा रही थी। उसके हाथ लरज़ रहे थे, लेकिन वो नज़रअंदाज करती हल्का फुल्का तैयार होते बाल बनाने लगी। उसके हाथों की कपकपाहट देखते जरगाम ने होंठों पर मचलती मुस्कुराहट दबाई। वो सिर्फ नज़रों से ही उसके वजूद में लर्जा तारी करने की सलाहियत रखता था। ये सोचते जरगाम खानज़ादा मगरूरियत से मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ था। जब इसरा के बाल बनाते हाथ थमे, वो नज़र उठाकर आईने से ही जरगाम को देखने लगी, जो कदम कदम चलता उसके करीब आकर रुका था। फ़कत 2 इंच की दूरी पर थमते जरगाम ने आईने से ही उसी आंखों में तपिश लिए देखा था कि इसरा के माथे पर नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगीं, जिसे देख जरगाम तंजिया मुस्कुराया। अपनी ज़ुबान से तो कह दिया, लेकिन अपने दिल का क्या करोगी? इस रूह का क्या करोगी जो मेरी जरगाम खानज़ादा की फ़कत एक नज़र की मार है? जरगाम की सरगोशी अपने कान के करीब सुनते इसरा के जिस्म में सर्द लहरें मचली थी। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें जो तुमने कल रात अपनी नफ़रत का इजहार किया है। उसके बालों में चेहरा छुपाए जरगाम ने गहरा सांस भरा था, जबकि हाथ उसके बाजू में अलग ही नक्शो निगार बनाने में मगन थे। पहले अपनी जान को मना लूँ, फिर इस जान की जान अच्छे से निकालूंगा।
زرغام کی بھاری آواز اور اس کی سانسوں کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتے اسرا کھڑی کھڑی پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ اسرا کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں کہ زرغام اس کی جان بخشتے ایک جھٹکے میں پیچھے ہوا تو وہ نڈھال سی ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کو تھامتی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے زرغام مسکرایا تھا۔ ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے نیچے آؤ، اپنے ازلی لہجے میں حکم سناتا وہ نیچے جا چکا تھا، جبکہ اسرا حیران ہوتے اپنی حالت اور پھر اس کا جانا دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے اسے کچھ نہ کہہ سکی، وہ اتنی آسانی سے اسے نہیں بخش سکتی تھی۔ خود کو اندر سے مضبوط بناتے وہ اپنے بال درست کرتی، عبایا پہنتی نیچے گئی تھی۔ انہیں خان حویلی پر اتارتے زرغام نے واپسی گاڑی موڑی تو اسمارا بیگم اس کے قریب گئیں۔ آپ اندر نہیں آئیں گے بیٹا؟ اسمارا بیگم نے پوچھا تو اسرا بھی پیچھے مڑتی اسے دیکھنے لگی۔ جو ایک نظر اسے دیکھتا واپس اسمارا بیگم کی طرف دیکھتے نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نہیں مورے، آپ جائیں، میں آپ لوگوں کو لینے آ جاؤں گا، کچھ ضروری کام ہے، زرغام نے کہتے گاڑی موڑی تھی اور زن سے لے اڑا تھا۔ جب اسرا اور اسمارا بیگم اندر داخل ہوتی سب سے ملی تھیں۔ مورے، ہم رحمہ آپی سے مل کر آتے ہیں۔ اسرا کمرے میں گئی تو نرمین رحمہ کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں مسکراتی باتوں میں مگن تھیں۔ جب اسرا کو دیکھتے رحمہ خوشی سے اچھلی تھی۔ نرمین نے آنکھیں پھاڑے اس کا اچھلنا دیکھا تھا اور پھر اس کا ہاتھ کھینچتے واپس بٹھایا تھا۔ کیا کر رہی ہیں رحمہ آپ؟ فردان لالا نے ہمیں سختی سے کہا ہے آپ کا خیال رکھنے کے لیے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ اس طرح سے اچھل کود کر رہی ہیں تو آپ سے خفا ہو جائیں گے۔ نرمین نے اسے سمجھایا تو اسرا بھی ہنسی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اسے گلے سے لگایا۔ کیسی ہیں آپ رحمہ آپی؟ رحمہ نے مسکراتے سر اسبات میں ہلایا۔ آپ کیسی ہیں اسرا؟ نرمین نے پوچھا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ ہم تو بے حد خوش ہیں، رحمہ آپی نے ہمیں ایسی خوشخبری سنا دی ہے کہ دل کر رہا ہے ہم ایک ایک کو پکڑ کر بتائیں کہ ہم پھپھو بننے والے ہیں، اسرا نے کھلکھلاتے بتایا تو نرمین نے اسے اس طرح خوش دیکھتے ہی دل میں نظر اتاری۔ بس نرمین آپو، اب آپ کی باری ہے، آپ بھی ہمیں ڈھیر سارا خوش کر دیں کہ ہمیں اپنے دونوں بھائیوں کے بچے ساتھ ساتھ کھلانے ہیں۔ اسرا کی بات پر نرمین گلاب چہرہ لیے شرماتی اسے ایک چپت رسید کر گئی تھی۔ ان کی باتیں شروع ہوئیں تو پھر ختم کہاں ہوتی تھیں، جبکہ اسرا کو دیکھ ان دونوں نے صدقے دل سے دعا کی تھی اس کی خوشیوں کی۔ کالے کپڑے سے اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پیچھے رسی سے بندھے تھے، جبکہ دو مرد اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں پھینک گئے تھے۔ کسی نے اس کے پیچھے سے آتے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو ملک فراز کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ روشنی پڑتے ہی خود کو نارمل کرتے اس نے نظریں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں ملک شہباز ادھمری حالت میں پڑا تھا۔ پورا جسم خونم خون تھا، برہنہ جسم پر کسی نے شدید کوڑے مارے تھے جس سے اس کے جسم کے ہر حصے سے خون بہہ رہا تھا۔ اپنے جوان جہاں بیٹے کو اپنے سامنے یوں اس حال میں پڑے دیکھ ملک فراز کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کتنی کوشش نہیں کی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا پتہ لگانے کی، لیکن کبیر خان زادہ کی قید میں جانے کے بعد سے ایک بھنک تک اسے اپنے بیٹے کی نہ پڑی تھی۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، وہ حزینی انداز میں چیختا اس کے قریب دوڑا تھا، جبکہ اس تک پہنچتے ملک فراز کتنی بار لڑکھڑا کر نہیں گرا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالتا وہ اس کی طرف دوڑا۔ ملک شہباز، آنکھیں کھولو بیٹا، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا باپ آیا ہے۔ ان کی آواز سنتے ملک شہباز کو ہوش آیا۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ وہ بنا آواز کے رونے لگا۔ بابا مجھے بچا لیں اس سے، وہ مار دے گا مجھے۔ اس کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ فردان خان زادہ نے پیچھے سے ایک فائر اس کے دماغ پر کیا تھا اور ملک شہباز وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ خون کے چھینٹے ملک فراز کے چہرے پر پڑے تو وہ کئی لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوا کہ جو بیٹا 2 سیکنڈ پہلے ان سے بات کر رہا تھا اب اس کی لاش اس کے سامنے تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا، لیکن کوئی اس کی صدا سننے والا نہیں تھا۔ کیا گند جمع کر کے رکھا تھا آپ نے لالا؟ اس کے بیٹے کو تو تبھی مار دینا چاہیے تھا۔ فردان ایک ہاتھ میں گن گھماتا ہوا بولا تو ملک فراز نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، جہاں فردان خان زادہ کھڑا اپنی گن اپنے کپڑوں سے صاف کر رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کرسی پر ایک طرف کبیر خان زادہ اور دوسری طرف زرغام خان زادہ بیٹھے اسی کو شعلے بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ملک فراز نے تھوک نکلا تھا۔ اپنی موت سر پر ناچتی نظر آئی تھی اسے۔ ایک اشارہ دے لالا، باقی کی 5 گولیاں اس گند کو پیدا کرنے والے کے دماغ میں اتار دوں گا میں۔ فردان نے آنکھوں میں غضب لیے بولا تھا کہ ملک فراز پیچھے کی طرف کھسکا تھا۔ نہیں، کبیر خان زادہ کی بہن کو مہرے کے طور پر استعمال کرنے والے کو اتنی آسان موت نہیں ملے گی۔
कबीर की सर्द आवाज़ सुनते मलिक फराज के जिस्म में चूंटियां रेंगने लगी थीं और अपने सामने अपने बेटे की इतनी भयानक मौत देखकर वो सांस लेना भूल गया था। बच्चे बड़ों से सीखते हैं और मलिक फराज जो खुद हमेशा शराबो शबाब जैसी लत का शिकार था और उसकी औलाद भी इसी को देखकर बड़ी हुई थी। दोनों बाप बेटों ने मिलकर ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां उजाड़ी थीं कि आज उनका ये अंजाम उनके सर पर आ खड़ा हुआ था। देखो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, प्लीज़ मुझे जाने दो, वो रोता हुआ बोला। तो फरदान उसकी बात सुनते मुस्कुराया। तेरा बेटा तो वैसे भी इस धरती पर बोझ था, खस कम जहां पाक। फरदान की बात ख़त्म होते जरगाम अपनी जगह से खड़ा हुआ था। तासरात बला के सर्द थे, जबकि आंखें अंगारे उगल रही थीं। इस दरिंदे ने उसकी बीवी को नोचने का हुक्म दिया था। ये सोचते उसके जिस्म में गुस्से के शरारे दौड़ने लगे थे। हाथ में गहरा ब्लेड नुमा कटर थामते वो कदम कदम चलता उसके करीब हुआ तो मलिक फराज भी पीछे की तरफ खिसका। घुटने के बल बैठते जरगाम ने उसकी आंखों में देखा तो मलिक फराज का सांस भी सीने में अटका। जरगाम खानजादा की आंखों से ही वहशत टपक रही थी कि मलिक फराज के जिस्म में कपकपाहट शुरू हुई थी। पीछे कबीर खानजादा टांग पर टांग जमाए ऐसे बैठा था जैसे सामने उसका कोई फेवरेट शो स्टार्ट होने वाला हो, जबकि फरदान भी उसके बराबर ही खड़ा सर्द मुस्कुराहट के साथ जरगाम को देख रहा था। वो दोनों जानते थे जब जरगाम गुस्से में पागल होता है तो वो इंसान नहीं रहता। फिर सामने तो खुद एक दरिंदा था जिसको जरगाम हंसते खेलते चीर फाड़ देता कि उसने जरगाम खानजादा की बीवी पर वार किया था। हाथ में कटर थामते जरगाम ने आगे बढ़ाया तो मलिक फराज की इस कटरनुमा आले को देखते हुए चीख निकली, लेकिन जरगाम का हाथ ना थमे। तुझे एक बार भी खौफ कैसे नहीं आया मेरी बीवी पर वो हमला करते हुए? तू कैसे भूल गया वो किसी की बहन और किसी की बीवी है? अपने अंजाम को तूने एक बार भी नहीं सोचा और आज तुझे मौत देते हुए मैं दूसरी सोच अपने जहन में नहीं लाऊंगा। जरगाम ने उसके जबड़े पर वार किया तो मलिक फराज की दिलदोज चीख निकली थी जिसे जरगाम ने अपनी आंखें बंद करते मसरूर होते सुना था। फिर उसके दूसरे जबड़े पर वार किया था जिससे गोश्त का लोथड़ा लटक गया था। मलिक फराज की चीखों से वो कमरा गूंज उठा था। उसके मुंह से अब अजीब तरह की आवाज़ें निकल रही थीं, जबकि पीछे बैठे कबीर और फरदान सर्द मुस्कुराहट के साथ ये शो एंजॉय कर रहे थे। इसी मुंह से तूने हुक्म दिया था ना, तो यही अंजाम होना चाहिए था इस मुंह का। जरगाम की सफाक आवाज़ कमरे में गूंजी थी, जबकि सामने पड़ा वजूद बिलबिला रहा था जिस पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। मलिक फराज के दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि वो उसे एक ही बार गोली मार दें, लेकिन सामने जरगाम खानजादा था, सफाक इंसान। उसके सीधे हाथ की उंगलियां थामते जरगाम ने उन पर आला फेरा था कि उंगलियां हड्डी समेत लटक चुकी थीं कि मलिक फराज के मुंह से चीखनुमा आवाज़ें निकली थीं और दर्द बर्दाश्त ना करते वो वहीं बेहोश हो गया था। जबकि उसे बेहोश होते देख पीछे बैठे कबीर ने सर झटका था। उनका ये शो काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था, जबकि जरगाम खानजादा इस बेहोश वजूद की उल्टे हाथ की उंगलियों को भी वैसे ही काट चुका था। उसे सुकून नहीं आ रहा था। वो चाहता तो उसके जिस्म का एक एक हिस्सा चीर फाड़ देता, लेकिन कबीर ने आते ही उसके कंधे पे हाथ रखा। जैसे महसूस करते वो होश में आया। अपने हाथ में पिस्टल थामते कबीर ने पांचों की पांचों गोलियां मलिक फराज के भेजे से आर पार कर दी थीं कि उसके वजूद ने झटके खाते दम तोड़ा। तो जरगाम खानजादा के दिल पर किसी ने ठंडी फुहार की। तुम कुछ ज़्यादा ही पागल नहीं हो जाते गुस्से में? फरदान ने जरगाम की तरफ जुमला उछाला तो जरगाम सर्द सा मुस्कुराया। क्यों, तुम्हें शो पसंद नहीं आया क्या? अरे शो तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ गया, फरदान ने हंसते हुए कहा। तो जरगाम भी दिल खोलकर मुस्कुराया, जबकि पीछे खड़े कबीर ने अपने आदमियों को हदायत दी जो मलिक फराज और मलिक शहबाज की लाशों को उठाते ले जाने लगे थे। फिर उनकी ज़िंदगी से आज ये किस्सा भी तमाम हुआ। वो तीनों अपना हुलिया दुरुस्त करते एक साथ ही खान हवेली आए थे। फरदान आगे था, जबकि कबीर और जरगाम पीछे एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे थे। ये मंजर देख सबने दिल में उनकी नज़र उतारी थी, जबकि नरमीन और इसरा तो हैरान नज़रों से ये मंजर देख रही थीं। मेरी बहन आज यहीं रुकेगी, कबीर ने फिर उसे छेड़ा था कि जरगाम का मीटर घूमा। इतने दिन अपने घर रखकर तुझे सुकून नहीं आया जो तू फिर उसे यहीं रोकेगा? शादी क्यों की थी तूने उसकी? फिर जरगाम ने माथे पर बल डाले उसे बोला तो कबीर उसे जलाकर मुस्कुराया। रुकेगी तो वो यहीं, बहन है मेरी, कबीर मुस्कुराता बोला। तो जरगाम की हड्डी में आग लगी। बीवी है मेरी, अभी इसी वक्त मेरे साथ घर जाएगी, जरगाम ने जताकर बोला। तो कबीर तंजिया हंसा। लेट्स सी। कबीर मुस्कुराता आगे इसरा के करीब बढ़ गया था जो फरदान के हिसार में खड़ी उसे मुबारकबाद दे रही थी
कैसी है मेरी गुड़िया? कबीर की आवाज़ पर इसरा पलटती उसे मुस्कुराकर देखने लगी। हम ठीक हैं लाला, आप कैसे हैं? वो उसके सीने से लगते हुए बोली तो कबीर ने इस्बात में सर हिलाया। लाला, आप भी ऐसी ही एक खुशखबरी सुना दें, फिर हम आप दोनों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करेंगे और खूब उनके साथ खेला करेंगे। इसरा की बात पर उसके बराबर खड़ी नरमीन गड़बड़ाई थी। जब कबीर ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा था, अपनी ज़िंदगी के लाले पड़े हुए हैं और इसे दूसरों के बच्चों को खिलाना है। जरगाम आंखें घुमाता धीमी आवाज़ में मिनमिनाया, गुड़िया आप दुआ करें, अल्लाह पाक है ना अपनी रहमत की बरसात करने वाला। कबीर की बात पर सबने मुस्कुराकर सदके दिल से उनके लिए दुआ की। हाँ तो आज आप यहीं रुक रही हैं ना? कबीर ने जरगाम के दुम पर पैर रखा था कि वो जलता शोला भरी निगाहों से उसे घूरने लगा। इसरा ने गड़बड़ाकर जरगाम की तरफ देखा जो उसी को घूर रहा था। वो हरगिज़ भी नहीं चाहता था कि इसरा पूरी रात के लिए इससे दूर रहो, और वो भी ये बात जानती थी ना कि जरगाम खान ज़्यादा इससे दूर नहीं रह सकता था। काश कि वो मना कर दे। जब इसरा ने पलटकर कबीर को देखा जिसने आंख मारते उसे इशारा किया, दिल ही दिल में मुस्कुराते इसरा ने इस्बात में सर हिलाया था। जी लाला, हमने फूफो जानी से इजाज़त ले ली है, हम आज यहीं रुकेंगे। इसरा की बात पर जरगाम ने तेज़ नज़रों से उसे घूरते मुट्ठियाँ भींची थीं, जबकि मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था कि अब वो मज़ीद इस तरह की पाबंदियाँ इसरा पर नहीं लगा सकता था कि उसका दिल और खट्टा होता। उसकी तरफ से वो खामोश होते असमारा बेगम पर नज़रें टिका गया था। अलबत्ता सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी उसका रिएक्शन देखकर। चले मोरे, काफ़ी वक्त हो गया है, जरगाम ने असमारा बेगम से कहा तो सर इस्बात में हिलाते वो सबसे अलविदाई कलमात कहते मिलने लगीं। इसरा दूर से खड़ी उसके तासरात दिख रही थी। वो जानती थी अंदर से जरगाम के जिस्म में लावा उबल रहा होगा, लेकिन बज़ाहिर वो खामोश खड़ा था ताकि इसरा उससे मज़ीद बदगुमान ना हो। असमारा बेगम और जरगाम गाड़ी में बैठे तो इसरा भी अबाया पहनती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठी, जिसे देख जरगाम एक मिनट के लिए हैरान हुआ था। फिर उसकी मुस्कुराती आंखों को देखते जरगाम ने सर इस्बात में हिलाया और गाड़ी स्टार्ट की। उसके जलते दिल पर इसरा मरहम बनकर आई थी। मुस्कुराते जरगाम गाड़ी लेते अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया था।